समस्या नहीं थी। मैं भी लिखता हूँ, अनिल जी भी लिखते हैं, ओम निश्चल जी भी लिखते हैं, और हर कविता का अपना एक तरीका है जो अपना वो कैसे लिखी जाए, क्या वो मतलब जो जो भाव आपके जहन में आते हैं वो खुद ही तय कर लेते हैं कि किस विधा में वो उसको लिखा जाना है। कोई जबरन कोई गीत नहीं लिख सकता, न कोई जबरन गजल लिख सकता है, न जबरन कविता लिख सकता है। खैर, तो कुल इतनी सी बात है कि जैसे शास्त्रीय संगीत है, अब आज तो उसमें रैप म्यूजिक और पॉप म्यूजिक आ गया, लेकिन शास्त्रीय संगीत का महत्व नहीं घटा। इसी तरह पेंटिंग में मॉडर्न पेंटिंग आ गई, लेकिन उसमें जो और सारे जो विधाएं थी कला में, जो पेंटिंग के और सारे आर्ट फॉर्म थे, उन पर कोई असर नहीं आया। ये सिर्फ गीतों के साथ हुआ कि छंद मुक्त कविता के आने के बाद गीतों को कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेला गया। जहां तक गजल की बात है, तो गजल जाहिर है कि अरबी से शुरू हुई, फारसी में आई, फारसी से उर्दू में आई और उर्दू से हिंदी में आई। लेकिन ये भी सच है कि बहुत बड़े बड़े गीतकार, बहुत बड़े बड़े कवि, कबीरदास जी को हम जानते हैं, हमन इश्क मस्ताना हमन से होशियारी क्या, उन्होंने गजल लिखी, या निराला जी ने बहुत सारी गजलें लिखी, जयशंकर प्रसाद जी ने, और बहुत सारे। लेकिन कभी भी गजल की पहचान नहीं बन पाई, गजल की कोई प्रतिष्ठा हिंदी कविता में उस तरह से नहीं बन पाई। बहुत सारे कवि हैं, प्रेम घन है, वो एक लंबी परंपरा है, और चलते चलते आप चले जाए तो शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन जी वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, दुष्यंत जी के आने के बाद, दुष्यंत कुमार जी का जब संग्रह आया, उससे हिंदी गजल की पहचान बनी। और मैं उन शुरुआती लोगों में हूं जब हिंदी वाले भी हैरान होते थे और उर्दू वाले भी परेशान होते थे कि अब ये हिंदी वाले गजल में आ गए हैं तो गजल का क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदी में गजल आने के बाद गजल का जो दायरा है जो बहुत विस्तृत हो गया। और दुष्यंत कुमार क्यों अमर हो गए, क्या ऐसी बात थी? आपातकाल के दिनों में उनकी गजलें करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो आवाज बन गई। और गजल, मैं सब उसका साक्षी हूं, जब मैंने शुरू किया था बहुत पुरानी बात हो गई, तो उस समय पे 90% में गजलों में 90% में इश्क मोहब्बत ये सारा होता था। आप कोई गजल वाले शेर व शायरी किताब खरीदें तो वो जुल्फ पे और तिल, गाल के तिल पे रगड़ाई और वगैरह वगैरह वो सारे आपको मिलते थे। लेकिन दुष्यंत ने गजल को आम आदमी के दुख दर्द से जोड़ दिया। और शायद आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि तुलसीदास जी के बाद, रामचरितमानस के बाद, अगर किसी कवि को सबसे ज्यादा कोट किया जाता है, उद्धृत किया जाता है, तो वो दुष्यंत कुमार है। अभी संसद में सत्र चला, कोई न कोई सांसद दुष्यंत जी की का शेर लेके आता है। कोई संतों का प्रवचन सुनिए, उसमें दुष्यंत जी मिलेंगे आपको। कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होगी तो वहां आपको दुष्यंत जी मिलेंगे, तरह तरह के शेर। मत कहो वो आपका वो कैसे आकाश में सूरा हो नहीं सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो, वगैरह वगैरह। तो आज की स्थिति ये है कि गजल, हिंदी में गजल बाकायदा अब स्थापित है। सैकड़ों संग्रह आ चुके, बहुत सारी PhD हो गई, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में आ गए हिंदी गजल वाले। और जो मस्कट में या दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ ये शेर व शायरी गजल का कार्यक्रम होते हैं, वहाँ हिंदी के गजलकार भी बाकायदा उसी तरह आमंत्रित किए जाते हैं। तो हिंदी गजल जो है अब बाकायदा एक स्थापित विधा है। और आप ये जो आपने इस विषय रखा गीत गजल की परंपरा, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि हाँ, अब वो जो है पहले गीत गजल को लेके या छंदबद्ध कविता को लेकर के अब वो कोई एक जो हिचक सी होती थी कि अगर वो, या साहित्य अकेडमी ने गजलों का कार्यक्रम शुरू किया तो जो आमतौर पे उसमें छंदबद्ध कविता नहीं होती थी जो उनके साहित्य का आयोजनों में, तो उन्होंने संयोग ये है कि उसमें पहला कार्यक्रम मेरा था, वो गजल पाठ का। तो उन्होंने तरीका ही निकाला कि साहित्य अकेडमी ना कह के उन्होंने कहा राजभाषा विभाग साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित। तो
मतलब एक हिचक थी कि गजल शायद वो कोई कविता की या गीत कविता की मुख्य धारा में जैसे नहीं हो, पर वो हिचक अब खत्म हो रही है। और ठीक बात ये है जो अनिल जी ने जिस तरफ इशारा किया कि छंद मुक्त कविता के नाम पे जटिल गद्य ऐसा परोसा गया, तो कविता, उसका नुकसान ये हुआ कि कविता आम आदमी से हट गई। और मैं ये देखता हूं, आप बहुत पीछे चले जाइए, 70-75 साल पहले मैं अपनी माँ को याद करूं तो हैरानी होती है कि जब कोई साधन नहीं थे, उस तरह से वो पढ़ी लिखी नहीं थी, रेडियो था नहीं, टेलीविजन वगैरह ये सब का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उनको कैसे मैथिली शरण गुप्त की कविताएं, कैसे बहुत सारी कविताएं याद थी, और बहुत सारे और सारे मानस तो खैर उनको शायद पूरी की पूरी करीब करीब रटी थी। तो वो यही वो शक्ति है, छंद में वो शक्ति कम से कम है कि जो जिससे आम लोग जुड़ पाते हैं। और ये एक जैसे कहते हैं वैक्यूम खड़ा हो जाना, और कविता जो है आम आदमी से कविता कहीं दूर चली गई, उसका बहुत नुकसान हुआ। और उसका फायदा फिर ये कवि सम्मेलन वालों ने उठाया। कवि सम्मेलन में मैं भी गया हूँ, जाता हूँ, कविता आम आदमी तक सीधे परोसने की सुनाने को मिलता है, एक अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी एक वाचिक परंपरा थी, जो कवि सम्मेलनों का स्वरूप था, जिसमें सारे के सारे दिग्गज कभी ना कभी, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं जो नहीं जाते हो, लेकिन अब वो स्थिति बदल गई। अब वो कवि सम्मेलन बिल्कुल मनोरंजन के कार्यक्रम जैसे बन गए। तो वो फायदा जो कविता की दूरी हुई थी जनता से, उसका लाभ ये जो है कि लोगों ने, उस तरह के लोगों ने उठा लिया। खैर, तो कुल कहानी अब ये है, वो बहुत लंबा इस बात पे बोला जा सकता है, मैं बहुत सूत्र रूप में ही सारी बातें कह रहा हूँ कि अब गीतों जो छंदबद्ध विधाएं हैं, दोहा वापस आ गया है, और गीत लिखना कठिन है, तो जाहिर है कि उस तरह से गीत संग्रह नहीं आ पाते हैं, लेकिन गीत अपने रास्ते पर है। गीत भी नवगीत बन चुका है, ये मत भूलिए। गीत में जो प्रायः प्रेम पर, सौंदर्य पर या दर्शन पर या उस पर केंद्रित होता था, आज वो गीत, वो भी आज आम आदमी के दुख दर्द से जुड़ता है। तो वो नवगीत के रूप में समाज से जुड़ा हुआ गीत है। इसी तरह गजल, अब वो जमाना चला गया, जैसे मैंने कहा, जिसमें वो इश्क मोहब्बत पर सारा जोर। अब उर्दू में भी दुष्यंत कुमार का जो सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं, उन्होंने न सिर्फ हिंदी गजल को स्थापित किया, वरन उर्दू गजल को पूरी तरह बदल दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2-3 शेर सुना करके कि ऊंची इमारतों ने मका मेरा ढक लिया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए, ये उर्दू का शेर है। या जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जगह, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है, ये उर्दू गजल का शेर है, ये बशीर बदर साहब का। या रंग का डिब्बा उठा लेने की एक सादा सी आतंकवाद, कि रंग का डिब्बा उठा लेने की एक सादा सी भूल, घर के बाहर खेलते बच्चे के चिथड़े उड़ गए। या दिल ये कहता है कि बेटी बिक गई बूढ़े के हाथ, मुफलिसी कहती है उसके हाथ पीले हो गए। तो आज उर्दू गजल में वो सारी बातें हैं, सारे दुख दर्द हैं, सारी विसंगतियां, विडंबनाएं हैं, जो गजल में पहले नहीं होती थी। अपवाद के तौर पे होती थी, सारे जहां से वो सरफरोशी की तमन्ना होती थी, लेकिन मुख्य स्वर जो था वो प्रायः वो उसी तरह का, वो इश्क मोहब्बत और ये जुल्फ और ये सब होता था। अब वो सारी बात समाप्त हो चुकी है। हिंदी और उर्दू गजल एक ही धरातल पर है, और हिंदी में गजलें, अब तो आप कोई कार्यक्रम सुनिए कहीं भी तो उसमें गजलों की प्रधानता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां ये जो कोरोना काल में जो डिजिटल माध्यम जब से आया, तो खुशी की बात यह है कि जहां कवि सम्मेलन मुशायरे में कोई एक कवित्री, एक शायरा होती थी, आज जो कवित्रियां हैं, जो शायराएं, उनका वर्चस्व बहुत बढ़ा है। ये सबसे सुखद पहलू है, उनकी भरपूर भागीदारी हो रही है। तो आज का जो परिदृश्य है गीत और गजल का, वो बहुत सुखद भी है, शुभ भी है। तो अब मैं कविता पाठ की तरफ चलता हूँ। बोलने के लिए, जैसे अनिल जी ने कहा, ये ऐसा विषय है
क्या बोलते ही जाए, बोलते ही जाए। दोनों का सम्मेलन जी हाँ वो जी जी नहीं वो चल रहा है मामला, इस चक्कर में तो मैं 3 दिन अस्पताल में भर्ती होके आ गया, पर वो ठीक हो रहा हूँ, कोई बात नहीं। खांसी जो है ना बहुत परेशान कर रही थी। तो मैं शुरू करता हूँ। स्वागत जी गीत मैं इनके लिए छोड़ता हूँ, अपने ओम निश्चल के लिए गीत के महारथी हैं, तो मैं गजल की तरफ आता हूँ। कुछ शेर पहले सुनाता हूँ। भैया जाग जाओ जो लोग सो रहे हैं। इरशाद इरशाद। जी जी जी। तो शेर यूं है कि उम्र घट जाती है पल भर में मेरी बरसों बरस। उम्र घट जाती है पल भर में मेरी बरसों बरस, माँ का एक फोन मुझे बच्चा बना देता है। वाह वाह। जी, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ही सुनिए। और दूसरा शेर यूं है कि बुजुर्गी कब न जाने आ बसी चुपचाप यूं मुझ में। बुजुर्गी कब न जाने आ बसी चुपचाप यूं मुझ में, मेरी आवाज में मेरे पिता के स्वर निकलते हैं। वाह। और आकाशवाणी की वजह से मुझे बड़े लोगों से मिलने का बहुत सौभाग्य मिला, और उसमें APJ अब्दुल कलाम जैसे फरिश्ते भी मिले, और वो भी मिले जिनका जिक्र हमारे शेर में है। शेर सुनिएगा कि जिस बड़े शख्स को नजदीक जाके देखोगे, जिस बड़े शख्स को नजदीक जाके देखोगे, जहन से रेशमी पर्दे उतरते जाएंगे। वाह। और एक जो है आप सबके लिए, हमारे युवाओं के लिए, आप सबके लिए, कि सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं होती। क्या बात है, बहुत तो। और एक मतलब दो शेर यूं कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी जिंदगी देते। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये बहुत शुक्रिया। और इसका एक शेर ये देखिए, शमा पे सैकड़ों शेर आप हैं उर्दू में, शेर सुनिएगा। याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और एक शेर इसमें ये, एक अमावस पर, ये मैंने रात के मुंह से सुना, एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए। वाह क्या बात। और एक मतलब दो शेर यूं कि वफा भले न निभाए कोई जमाने में, वफा भले न निभाए कोई जमाने में, बुरा भी क्या है जरा सा फरेब खाने में। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। कि वफा भले न निभाए कोई जमाने में, बुरा भी क्या है जरा सा फरेब खाने में, और छुपा के रखता हूँ दिल को बड़ी हिफाजत से, तुम्हारी यादों के सिक्के हैं इस खजाने में। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो और इसी में एक शेर ये, खुदा से बोलूंगा अब मुझको अपने पास ही रख, अच्छा। खुदा से बोलूंगा अब मुझको अपने पास ही रख, फिजूल जाता है सब वक्त आने जाने में। अरे कि फिजूल जाता है सब वक्त आने जाने में। और एक नई गजल के एक दो शेर यूं, एक मतलब 2-3 शेर यूं सुनिएगा। वो क्या बस्ती में बांटेंगे उजाला, वो क्या बस्ती में बांटेंगे उजाला, है जिनका खुद का ही इतिहास काला। काला, क्या बात है, क्या बात कि वो क्या बस्ती में बांटेंगे उजाला, है जिनका खुद का ही इतिहास काला। शेर सुनिएगा कि चिरागों ने हवा से कह दिया कल, चिरागों ने हवा से कह दिया कल,
जलेंगे हम तू आंधी को बुला ला। वाह, क्या बात है, क्या बात कि है। चिरागों ने हवा से कह दिया कल जलेंगे हम तू आंधी को बुला ला। वो एक मासूम सी भोली सी लड़की लड़ी जुल्मों से बन बैठी मलाला। वाह, कि लड़ी जुल्मों से बन बैठी मलाला। और कहां से ला के रख दी किसकी मूरत, कहां से ला के रख दी किसकी मूरत। परेशान हो रहा है एक शिवाला। क्या बात है, क्या बात है। परेशान हो रहा है एक शिवाला। और किसी सुनसान वीराने में जाकर, कि किसी सुनसान वीराने में जाकर तो खुद को एक दिन खुद से मिला ला। कि किसी सुनसान वीराने में जाकर तो खुद को एक दिन खुद से मिला ला। तो इस तरह के अब एक गजल की तरफ आता हूं और ध्यान में रखें जी अंत वही समापन तरन्नुम वाले गजल से करेंगे। और ये एक ताजा गजल है, वो मैं आपसे साझा करता हूँ जी। बड़ी सादा सी गजल है। इरशाद, इरशाद। कि वो रिश्ता खूब मीठा बोलता है। क्या बात है। वो रिश्ता खूब मीठा बोलता है कि जिसमें एक भरोसा बोलता है। वाह, क्या बात। कि वो रिश्ता खूब मीठा बोलता है कि जिसमें एक भरोसा बोलता है। और खड़ी बरसों से चुप थी जो हवेली, खड़ी चुप थी जो बरसों से हवेली, अब उसका टूटा हिस्सा बोलता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या खड़ी चुप थी जो बरसों से हवेली, अब उसका टूटा हिस्सा बोलता है। रखो तुम पास अपने अपना पानी, रखो तुम पास अपने अपना पानी, समुंदर से ये प्यासा खोलता है। वाह। और नहीं ये धूप मेरे सामने कुछ, नहीं ये धूप मेरे सामने कुछ, ये इतरा कर कुहासा बोलता है। क्या बात है। और मुझे छोड़ा तो बर्बादी मिलेगी, मुझे छोड़ा तो बर्बादी मिलेगी, ये नदिया से किनारा बोलता है। क्या बात है, क्या बात है। और अंधेरे चीखने लगते हैं फौरन, अंधेरे चीखने लगते हैं फौरन, मगर कुछ भी उजाला बोलता है। और कभी पूरी गजल से भी ज्यादा गजल का एक मिसरा बोलता है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, वाह। कभी पूरी गजल से भी ज्यादा गजल का एक मिसरा बोलता है। और आखिरी शेर ये है शरारा। कुछ इस्तेमाल क्या था, शरारा। तो शरारा है, सरारा कहोगे तो कुछ और ही बन जाएगा। जी 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 जी। तो मिसरा हाँ, तो शेर ये है, सुलगती हो अगर नफरत से बसती, सुलगती हो अगर नफरत से बसती, तो फिर बस एक शरारा बोलता है। वाह। तो फिर बस एक शरारा बोलता है। वो रिश्ता खूब मीठा बोलता है कि जिसमें एक भरोसा बोलता है। और तरन्नुम की तरफ चलता हूं जी। ये मेरी बहुत प्रिय गजल है और ये गजल खुद ही मुझसे पूछने लगती है कि मुझे कब सुनाओगे जी। तो मैं आपसे साझा करता हूँ। देखिए मैं फिजिक्स वाला हूँ, तो मेरी गजल में मेरी वो साइंस आ ही जाती कहीं ना कहीं से। इसका मतलब यूं है, न जाने चांद पूनम का, न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है। न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें, समुंदर कसमसाता है। न जाने चांद पूनम का। और एक मतलब इसमें ये भी है, और ये रिश्ते हमें बहुत ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं। सुनिएगा, हमारी हर कहानी में, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है। हमारी हर कहानी में
तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। ये शेर ध्यान से सुनिएगा, अपने साथ अपने घर ले जाइएगा और हो सके तो अमल करिएगा। शेर यूं है, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को। अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है हमारी हर कहानी में। और एक गजल का शेर जिसको कहते हैं, लिखा तूने जो मेरा नाम चुपके से हथेली पर, लिखा तूने जो मेरा नाम चुपके से हथेली पर, तो फिर अब एक ही पल में तू लिख कर क्यों मिटाता है हमारी हर कहानी में। बड़ा सन्नाटा है भाई। हाँ, जहाँ युवा होते हैं वहाँ शेर में बड़ी वो हलचल मच जाती है बहुत ज्यादा। चलिए, बड़ी सादा सी बात है, सुनेगा। अब इस पर अमल ना किया जाए तो अच्छा है। शेर सुनेगा, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है हमारी हर कहानी में। और ये एक जमाने जब मैं बात कह रहा था, शेर लिखा एक शायर ने, ऐसा फिराके यार में रोया मैं रात भर, यानी प्रेमिका के वियोग में इतना सारा रो लिए, ऐसा फिराके यार में रोया मैं रात भर, बिस्तर पे मेरे हो गया पानी कमर कमर। तो आप सब हंस रहे हैं, ये सीरियस पोइट्री थी एक जमाने में, बहुत अच्छी। पर आज के जमाने की सीरियस पोइट्री सुनेगा भी, सुनेगा। ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, कई बरसों से घर भर का, कई बरसों से घर भर का यही खर्चा चलाता है हमारी हर का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए, गजल में शायद में एक बात होती है, शेर सुनेगा, नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, मरुस्थल छोड़ कर जाने कहाँ पानी गिराता है हमारी हर कहानी में। और एक बिल्कुल अलग रंग का शेर सुनिएगा, सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, जो सबसे बढ़ के झूठा हो, जो सबसे बढ़ के झूठा हो वो बाजी मार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस शेर में सिर्फ एक दृश्य है, सुनिएगा, ये जितने घाव हैं
दुश्मन से बरसी गोलियों के हैं ये जितने ख्वाब हैं, दुश्मन से बरसी गोलियों के हैं। वतन को क्या दिया मैंने, वतन को क्या दिया मैंने, मेरा सीना बताता है हमारी हर कहानी में। और देखिए मेरी जिंदगी पूरी मीडिया में कटी है, इसलिए ये शेर सुनिएगा। छुपा लो लाख पर्दों में, लगा लो लाख तुम पहरे, छुपा लो लाख पर्दों में, लगा लो लाख तुम पहरे। सच्चाई ऐसा कीड़ा है जो बाहर रेंग जाता है हमारी हर कहानी में। बहुत सारे शेर हैं इसमें, मैं 2-3 शेर बस खत्म करता हूं उसके बाद। कि खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बनाकर क्यों मिटाता है, बनाकर क्यों मिटाता है, मिटाकर क्यों बनाता है हमारी हर कहानी में। और गजल का आखिरी शेर। आज महानगरों नगरों से हर घर से एक बेटा बेटी कोई डॉलर कमाने, कोई पाउंड कमाने, कोई यूरो कमाने निकला है। सुनिएगा। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को। पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है, वो कितनी जल्दी आता है हमारी हर कहानी में। तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।